रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नए डिसऑर्डर की सीरीज़ को, जिसका नाम है ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर। ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर, जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे आपको डिसऑर्डर्स मिलेंगे, ऐसे डिसऑर्डर जिनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रिलेट करेंगी आपके पास ईटिंग से, फीडिंग से, और इस तरह के जितना भी बिहेवियर होता है हमारा ईटिंग बिहेवियर, उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर के अंदर। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एन ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर रेफर्स टू एन रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर कंडीशन related to eating and food consumption. These disorders often involve disturbance in the way individuals perceive and interact with food, which can have serious physical, emotional and social consequences. अब यहाँ पे आपको ऐसे डिसऑर्डर्स मिलेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी इन डिसऑर्डर्स के अंदर जो कि ईटिंग से रिलेटेड होगी, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी लाइफ में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी ये फ़िज़िकल भी हो सकती हैं, इमोशनल भी हो सकती हैं एंड सोशल भी हो सकती हैं। स्टार्ट करें अगर फ़िज़िकल कॉम्प्लिकेशंस से, तो फ़िज़िकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अगर यहाँ पे इंसान जो वो ओवर ईटिंग कर रहा है, तो अगर वो ओवर ईटिंग कर रहा है तो क्या होगा, उसका वेट गेन होगा। जब उसका वेट गेन होगा तो उसको फ़िज़िकल प्रॉब्लम आएगी। क्या फ़िज़िकल प्रॉब्लम आ रही है कि उसका जब वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा तो क्या है, ना तो वो चल सकेगा ना वो उठ सकेगा, इस तरह की कंडीशन उसके ऊपर आ सकती है, ठीक है। और अगर वो बिल्कुल ही नहीं खा रहा तो क्या होगा, उसका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। ये आगे जाकर हम इसके टाइप्स में देखेंगे कि किन डिसऑर्डर्स के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा खाता है, किन डिसऑर्डर्स के अंदर पेशेंट बहुत कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या आई है, फ़िज़िकल प्रॉब्लम आई है। अब जब फ़िज़िकल प्रॉब्लम उसको आएगी तो क्या होगा कि उसको इमोशनल प्रॉब्लम भी आएगी। अब फ़िज़िकल प्रॉब्लम क्या है, वो वेट बहुत ज़्यादा उसका गेन हो चुका है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उसको टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो लूज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, चाहे बहुत ज़्यादा उसका वेट है, ठीक है, ओवर वेट है। ये दोनों कंडीशंस जो होती हैं हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर, इन पाकिस्तान हम लोग एक दूसरे का ये बहुत ज़्यादा जो है वो मजाक बना लेते हैं। एक ऐसे बंदे का जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, हम एक इंसान है ना, तो हम लोग किसी को जीने ही नहीं देते भी। अगर बहुत ज़्यादा वेट लूज़ है तब भी उसको बोलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन है तब भी हम उसको बोलेंगे। तो ये कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है। जब ये कंडीशन आती है, लोग जो हैं वो उसके ऊपर मजाक करते हैं, तंज करते हैं, हंसते हैं, तो क्या होगा कि वो इमोशनली जो है वो डैमेज होगा, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आना स्टार्ट हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उसको देखने को मिलेंगे। जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी, वो इमोशंस उसके जो है वो डिस्टर्ब होंगे, तो एट द एंड क्या होगा कि वो सोशल इंटरेक्शन को जो है वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। वो सोशली जो है अपने आप को इनहिबिट कर लेगा कि मैंने सोसाइटी में नहीं जाना, वहाँ पे भी नहीं जाना जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे नहीं जाना जहाँ पे हजूम होता है, सोसाइटी के अंदर सोशल प्लेसेस के अंदर नहीं जाना, जो कि उसकी सोशल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो डिसऑर्डर है इसमें ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से ओवर ईटिंग होती है, या मेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो बहुत कम ईटिंग करता है पेशेंट। इसमें कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले इसकी जो टाइप आ जाती है ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर की, उसका नाम है जी पाइका। पाइका बेसिकली आपके पास एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद कॉजेज़ पे नज़र डालेंगे, एंड देन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी प्रेवलेंस को, एंड दी एंड हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट को, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5, या फिर DSM-5 में इसका क्या क्राइटेरिया दिया गया है जिसकी वजह से आप पाइका को डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें जी पाइका की, तो पाइका आपके पास एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पर्सन उन चीज़ों को खा रहा है, उन चीज़ों को ईट कर रहा है जो कि यूजुअली हम लोग फूड में कंसीडर नहीं करते। अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि मैं मट्टी खाता हूँ, तो मट्टी हमारे लिए एक फूड नहीं है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि जो फूड नहीं होती, नॉन फूड सब्सटेंस जो है वो खा रहा होता है। इसके अलावा आपको कागज़ खाने को देखने को मिलेगा कि पेशेंट जो है वो कागज़ खा रहा है। इसके अलावा आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें, प्लास्टिक खा सकता है, ठीक है। नॉन फूड जितने भी आइटम्स हैं जो कि फूड में कंसीडर नहीं होते यूजुअली तौर पर, वो इंसान जो है वो खाता हुआ नज़र आएगा पाइका के अंदर आपको।
रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में आपके पास जो है वो ट्रॉमा पाया जा सकता है, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा आ सकता है इसके अंदर। इसके अलावा निगलेक्शन आ सकती है, किसी की तरफ से जो वो निगलेक्ट हुआ है। अब ये नहीं है कि ये बच्चों में ही होता है, ये बड़ों में भी होता है। बच्चों में आप देखते हो कि नॉन फूड आइटम्स जो है वो बच्चे भी खाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं आपके पास वो नॉन फूड आइटम्स जो है वो खाते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बच्चा छोटा नहीं है, छोटा मतलब कि इतना छोटा नहीं है कि आप उसको कहें कि ये बच्चों की नेचर है। 2 साल से कम का जो बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ उठा के अपने मुंह में डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि वो नेचर को एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपनी इर्द गिर्द चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि ये चीज़ क्या है, ये किस तरह से है। उसको लगता है कि क्योंकि उसको हमने ईट करवाया है स्टार्टिंग से, तो बच्चे को ये लग रहा होता है कि हर चीज़ को मुंह में डाल के चेक करना है कि ये कैसी है। तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो एक नेचुरल आप कह सकते हैं डेवलपमेंट का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा ये 2 साल से बड़े बच्चों के अंदर। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि निगलेक्ट हुए हैं, ऐसे बच्चे जो आपके पास आएँगे जो कि जिनके ऊपर सुपरविज़न जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, या कमज़ोर है, या है ही नहीं है, ठीक है, उनके पेरेंट्स उनको सुपरवाइज़ नहीं कर रहे, तो उनकी डेवलपमेंट में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेवलेंस की, तो पाइका का जो प्रेवलेंस है वो तो अनक्लियर है, क्योंकि यहाँ पे नॉन फूड आइटम्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं कि ऐसे पर्सन जो है वो नॉन फूड आइटम्स जो है वो खाएं। उसके बाद अमंग इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी द प्रेवलेंस ऑफ पाइका अपीयर टू इंक्रीज विद द सिवियरिटी टू द कंडीशन। अब अगर तो पेशेंट को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो वो इस तरह की हरकतें कर सकता है। लेकिन पाइका में आपको जस्ट जो है वो पेशेंट मिलेगा, वो पेशेंट जो कि आपको नॉन फूड सब्सटेंस जो है वो खाते हुए मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आज चलते हैं जी इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए, इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात की जाए, तो आपके पास सबसे पहला क्राइटेरिया इसका आ जाता है प्रेसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिव नॉन फूड सब्सटेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 1 मंथ। अब इसका ड्यूरेशन आपको वाज़े तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो पेशेंट है उसको नॉन फूड सब्सटेंस खाते हुए एटलीस्ट 1 मंथ होने चाहिए। अगर वो 1 मंथ से कम है तो आप उसको पाइका में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये इसके ड्यूरेशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो ड्यूरेशन को फुलफ़िल करेगा तब जाकर आप इसको डायग्नोस करेंगे। बाकी तो ये नॉन फूड आइटम है, नॉन न्यूट्रिव और ये सारी चीज़ें वो खा रहा होगा, मट्टी, कागज़, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक खा सकता है, छोटे छोटे जो है वो ये इसके लिए हार्मफुल भी तो हो सकते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो क्या हो सकता है, हमारे जो स्टमक है वो ख़राब होगा, ठीक है, हमें कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ेगा। हमें जो है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें ज़मीन से उठा के खाएगा तो वर्म्स आ सकते हैं बेली के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बड़े भी अगर खाते हैं तो वर्म्स हो सकते हैं। इसके अलावा उसको और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फिज़िकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो वो सामना करना पड़ सकता है उसको। तो आपके पास ये देखें कि यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास 1 मंथ जो है वो डायग्नोज करने के लिए रिक्वायर है। इसके अलावा नॉन न्यूट्रिव एंड नॉन फूड आइटम्स जो है वो पेशेंट जो है वो ईट कर रहा होगा प्रेसिस्टेंटली मसलसल। क्राइटेरिया नंबर बी की बात करें, द ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिव नॉन फूड सब्सटेंस इज़ इन अप्रोप्रिएट टू द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। ये पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कि 2 साल से कम बच्चा जो होता है वो अपनी वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहा होता है, चीज़ों को देख रहा होता है कि इन चीज़ों को मकसद क्या है, ये क्यों है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ उठा के मुंह में डालेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है वो डेवलपमेंटल लेवल पे इस डेवलपमेंटल लेवल पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इस डेवलपमेंटल लेवल से आगे के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और ये शिकायत लेकर आते हैं कि उनको क्रेविंग होती है नॉन फूड आइटम्स खाने की, या नॉन न्यूट्रिव जो फूड्स होते हैं वो खाते हैं वो लोग, या फिर आपको जो उनके बड़े हैं वो बता रहे हैं, तो आपने फिर इसको डायग्नोज करना है। उसके बाद आपके पास क्राइटेरिया नंबर सी की बात करें तो आपके पास आ जाता है द ईटिंग बिहेवियर इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ कल्चरली सपोर्टेड और सोशली नॉर्मेटिव प्रैक्टिस। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये इनके कल्चर में ना हो कि इन्होंने ये चीज़ खानी है। अब डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट जो है वो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फूड आइटम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारे कल्चर में अगर कोई आइटम हमें नॉन फूड लगता है तो वो दूसरे कल्चर के लिए नॉन फूड ना हो, ठीक है, वो लोग इस चीज़ को खाते हों। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपके पास आ जाता है इफ़ द ईटिंग बिहेवियर अकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें आपको क्या मिलता है कि इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट डिसऑर्डर, यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपके पास डेवलपमेंट के अंदर जो है वो आपको डिसेबिलिटी मिलेगी पर्सन के अंदर। इसमें जो आपको बच्चे हैं या बड़े हैं
वो रियलिटी के साथ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, कि रियलिटी क्या है। आप उसको ये नहीं पता कि रियल में फ़ूड क्या किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, वो रियलिटी को नहीं जान पा रहा है। इस वजह से जो है वो इस तरह की हरकतें कर सकता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट इस तरह की हरकतें कर सकता है। अब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या है कि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है वो ब्रेन की डैमेज की वजह से काज होती है, ठीक है। ब्रेन की वजह से जो काजेशंस जो होती हैं उसकी जो काजेशंस होती हैं, काजेज होती हैं डिसऑर्डर की, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, वो ब्रेन की डिफरेंस की वजह से होती है। मतलब ब्रेन के डिफरेंस की मतलब कि ब्रेन अगर किसी भी पार्ट से डैमेज है, एक स्पेसिफिक पार्ट से डैमेज है, तो वो आपके पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आएगा। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। शिज़ोफ्रेनिया में आपके पास जो है इसी तरह दुनिया की और इसको जो है वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट की मतलब क्या कह सकते हैं कि पेशेंट को जो है वो इतना नहीं पता कि वो उसका, क्योंकि उसका जो बॉडी और माइंड का कनेक्शन होता है वो डिसकनेक्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसको इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट का नॉलेज नहीं होता। और मेडिकल कंडीशन हो सकती है इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी में जो वुमेंस होती हैं वो अक्सर ये मिट्टी और इस तरह की चीज़ें जो है वो नॉन फूड आइटम्स जो है उनको क्रेविंग होती है और वो खाती हैं। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। इट इज़ अ सफिशिएंट स्फीयर टू वारंट एडिशनल क्लिनिकल अटेंशन। और ये आपके पास देखने को मिले कि ये एडिशनल जो है वो क्लिनिकल अटेंशन जो का बायस बन रहा है ये प्रॉब्लम, तब जाके आपने इसके उपायका को डायग्नोज करना है। ड्यूरेशन इसका 1 मंथ का है। नॉन फूड नॉन न्यूट्रिटिव आइटम्स, इसके अलावा आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कोई और मेंटल डिसऑर्डर ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, डेवलपमेंटल लेवल का भी ध्यान में रखना, तो तब जाके आपने पाइका को डायग्नोज करना है। उसके बाद बात करते हैं जी आपके पास इसके स्पेसिफायर्स की। if in remissions after full criteria of pica were met, previously met, the criteria have not been met for the sustained period of time। कुछ टाइम पीरियड के लिए ये जो मैच होगा, ठीक है, फुली मैच हो रहा है क्राइटेरिया प्रीवियसली, लेकिन फिर कुछ यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन ये जो आपके पास गैप दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो मैच नहीं हो रहा। ये वही सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पे क्राइटेरिया जो है मैच नहीं होता। तो आपने इसको क्या बोलना है, इन रिमिशन, यानी कि आपने इसको स्पेसिफाई कर देना है रिमिशन के साथ। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जो है वो पाइका का एक्सपीरियंस हुआ है, पूरा मंथ हुआ है, उसके बाद गैप आया और फिर दोबारा से उसको ये एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया, तो आप इसको कंसीडर करेंगे इन रिमिशन। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपके पास मेडिकेशन से भी किया जाता है, साइकोथेरेपी से भी किया जाता है, और डिफरेंट टेक्निक्स भी सिखा सकते हैं आप बच्चों को, बड़ों को, जो भी इस बीमारी का शिकार है। मेडिकेशन में आपके पास अगर उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी इन चीज़ों की वजह से, तो आप उसको मेडिकेशन यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा आप साइकोथेरेपी यानी कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करके देकर आप इस चीज़ को जो है अवॉइड करना सिखा सकते हैं। पेरेंट्स भी इवन इसको यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को, और अपने बच्चों को जो है वो पाइका से निजात दिला सकते हैं। लेकिन आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी ये चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि बच्चों को सिखाई जाती हैं या बड़ों को जो भी इस बीमारी का शिकार है उनको सिखाई जाती हैं कि आपने इस चीज़ को किस तरह से अवॉइड करना है, अपनी क्रेविंग्स को किस तरह से कंट्रोल करना है। और ये सब चीज़ें जो हैं आपके पास बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी के ज़रिए जो है वो करवाई जाती हैं, जिसमें आपको पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जाता है क्लाइंट को। और पॉजिटिव रीइंफोर्स करने का मतलब यही होता है कि क्लाइंट अगर बच्चा है तो बच्चे अक्सर जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से चिढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, उनकी एज ध्यान में रखनी है, और उसके बाद जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं थेरेपी को अकॉर्डिंग टू देयर एज। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।